नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में कई शहरों में दंगा हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकारी गाड़ियों पर हमला किया, यहां तक कि एडीजी की गाड़ी तोड़ दी गई और डीएम पर प्रयागराज में हमला हुआ। इस सब को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह रखा था कि जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन जिस तरह से बवाल हुआ उस सबको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी के घर पर हाई लेवल एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो भी दंगाई हैं, जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि ये आगे से कभी दंगा करने की सोचे भी नहीं। आपको बताएं, इसी तरह का आदेश कानपुर हिंसा के बाद हुआ था और कानपुर जब हिंसा हुई थी उसके बाद जो उसके मास्टरमाइंड थे वो पकड़े गए। एंगल सामने आया था पीएफआई का और पता चला था कि इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र था। यह बनाया गया था पूरी तरह से कि कानपुर में किस तरह से हिंसा उस दिन करनी है जिस दिन वहां शहर में राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी मौजूद हों। तो यह 3 तारीख इसीलिए चुनी गई। लेकिन अब जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद ये बवाल हुआ है, जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल हुआ, इसके पीछे भी इंटेलिजेंस इनपुट थी। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसके जो सूचना तंत्र ने पहले ही बता दिया था कि जुम्मे की नमाज के बाद कई मस्जिदों के बाहर धरना प्रदर्शन हो सकता है और इसको लेकर सरकार हाई अलर्ट पर थी। आपको बताएं कि बाकायदा लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और बाकी वरिष्ठ अधिकारी बैठ करके सारे मामले को खुद निगरानी कर रहे थे। एक एक पल पल की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी को दी जा रही थी और इसी वजह से, सतर्कता की वजह से बड़ा कोई हादसा होने से टल गया है। वरना षड्यंत्रकारियों की योजना थी कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बवाल फैला दिया जाए और कई जगह लूट आगाजनी की जाए। लेकिन पुलिस की सतर्कता से और जो इंटेलिजेंस इनपुट थी उसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तैयारी की थी उसके कारण से इन दंगाइयों के मंसूबे सफल नहीं हो पाए। 100 से अधिक अभी तक गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें एक बात कॉमन रूप से सामने आ रही है कि सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज, लखनऊ और जिस तरह से कानपुर में ये धरने और प्रदर्शन हुए, जिस तरह से प्रयागराज में हिंसा को अंजाम दिया गया, इसके पीछे एआईएमआईएम का हाथ बताया जा रहा है। और ये इसलिए भी तस्दीक करता है क्योंकि आपको बताएं कि ये मामला बेशक उन्होंने नाम नुपुर का लिया है, लेकिन ये अंदर अंदर चल रहा था तब से जब से ज्ञानवापी का मामला सामने आया है। जैसे ही ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के जो बनारस की कोर्ट है, जब उसने आदेश दिया था वीडियोग्राफी का, उस वीडियोग्राफी से ही विरोध शुरू हो गया था। आपको याद होगा, टीवी डिबेट हो या मीडिया हो, उसमें लगातार कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि ये जो वीडियोग्राफी हो रही है ये गलत हो रही है, वीडियोग्राफी नहीं होना चाहिए। और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं ये लगातार ये बयानबाजी कर रहे थे कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम जो है ये उसका उल्लंघन है, वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए और उसके अस्तित्व को छेड़खानी नहीं की जा सकती। जबकि असदुद्दीन ओवैसी खुद पेशे से वकील हैं और वो ये जानते हैं कि 1991 का पूजा अधिनियम जो है वो 100 वर्ष से पुरानी बिल्डिंगों पर लागू नहीं होता। और इसीलिए पुरातत्व बिल्डिंग कह करके पुरातत्व जो भवन है या पुरातत्व निर्माण है उसके आधार पे ही ज्ञानवापी भी आती है। लेकिन जानबूझकर ऐसी बयानबाजी की गई ओवैसी की तरफ से ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो और मुस्लिम समाज में आक्रोश पैदा हो, उनको यह लगे कि आपकी मस्जिद को अनावश्यक रूप से, बगैर कानूनी रूप से लेने का प्रयास हो रहा है। इसी तरह ओवैसी का बयान आया था राम जन्मभूमि को लेकर के। उन्होंने बाबरी मस्जिद पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमसे एक मस्जिद हमारी छीन ली गई जो कि बाबरी मस्जिद थी, बाकी किसी मस्जिद को हम देने नहीं देंगे। सवाल यह है कि जब कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो, जब किसी मामले की निगरानी सीधा सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, ऐसे में कोई नेता यदि ये उस कानून को धता बताते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि अपना फैसला उन्होंने सुना दिया कि ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, बाकी मस्जिद हम देने नहीं देंगे। सवाल यह है कि ओवैसी होते कौन है?
ओवैसी क्या इस देश के जो न्याय प्रणाली है, संविधान है, जो चीफ जस्टिस है, जो जज हैं, क्या उनसे ऊपर है कि वो फैसला पहले सुना देंगे? सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस चल रहा हो, ऐसे में किसी मामले में अपना निर्णय देना ये कहां तक उचित है? जिस तरह से वो सवाल बार बार उठाते हैं, उनको कितनी बार उत्तर दिया गया। और इस मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब ये हिंसा हुई है, इसमें इसीलिए ये माना जा रहा है कि AIMIM के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को अंजाम दिया है। अब लेकिन योगी जी की जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि अब तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सभी की वीडियोग्राफी हुई है और जहां जहां भी ये धरना प्रदर्शन और दंगे हुए हैं, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। जिस तरह से हमने कानपुर में देखा, अब अगला जो आदेश होगा, अगली जो कार्रवाई होगी, वो हमें अब देखने को मिल सकती है बुलडोजर की। कानपुर मामले में हमने देखा कि कुछ लोगों को पकड़ा गया जिनकी संख्या 50 से ऊपर थी। हालांकि FIR हुई थी लगभग 800 अज्ञात लोगों पर, उनको चिन्हित किया जा रहा था पोस्टर के जरिए, लेकिन 147 मकानों को भी चिन्हित किया गया था जो दंगे में शामिल थे। इसको लेकर के एक ये तय हुआ कि अगर ये कार्रवाई होती रहेगी तो ये षड्यंत्र ये था कि किसी तरह इस सरकार पर दबाव बनाया जाए और योगी जी को बदनाम किया जाए। योगी जी जो उत्तर प्रदेश में ये दंगा प्रदेश माना जाता था, उन दंगों पे पिछले 5 साल में इन्होंने कंट्रोल किया और योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम किया, जिसके कारण से विपक्षियों के पेट में दर्द है कि वो योगी जी पर एक चिन्ह नहीं लगा सकते। और शायद इसीलिए वो दाग लगाने के लिए, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में दाग लगाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि जुम्मे की नमाज के बाद जब लोग मस्जिद में इकट्ठे होंगे, उन्हीं के बीच षड्यंत्र के तहत उस भीड़ को दंगे में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन अब जो एक्शन योगी जी लेने जा रहे हैं, उससे अब आप समझ लीजिए कि एक उदाहरण पूरे देश में जाएगा। और योगी जी ने पिछले 5 साल में भी ये करके दिखाया है। जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई से अपराधी खुद गले में तख्ती डाल करके और थाने के अंदर आते थे कि साहब हमें मारिए मत, हमें गिरफ्तार कर लीजिए, मैं फला फला केस में वांछित हूं। ये तब हुआ जब योगी जी की दहशत, बुलडोजर की दहशत उन अपराधियों के और माफियाओं के दिमाग में फिट हुई। आज इसी तरह जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में ये जो दंगे की आग में ये जलाने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि यूपी को फिर से वैसा बना पाएंगे जैसा समाजवादियों की सरकार में होता था, तो वो बड़ी भूल में है। आज सरकार बदल चुकी है, सरकार के मंसूबे बदल चुके हैं। आज वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों से डर जाए। आज वो सरकार नहीं है जो दंगा कराकर, हिंदू मुस्लिम कराकर सत्ता में आने का सपना देखती हो। आज वो सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, जहां एक तरफ वो सबको मकान भी देती है, सबको गैस भी देती है, सबका समान रूप से इलाज भी करती है, महीने में 2 बार राशन भी देती है। लेकिन अगर इनमें से कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वो कुछ बवाल करने की कोशिश करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी का साफ साफ निर्देश और संदेश है। तो जो लोगों ने किसी के भी बहकावे में और भड़कावे में आकर ये काम किया है, अब उनकी खैर नहीं है। उनके खिलाफ आज रात से एक्शन चालू होने वाला है। और अब इसके लिए योगी जी का जो एक तरह से एक वॉर रूम तैयार किया गया लखनऊ में, पल पल की निगरानी रखी जा रही है, इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिव किया जा रहा है। और वहीं आपको बताएं, योगी जी ने यह भी काम शुरू किया है कि जो शासन और प्रशासन में, पुलिस में ऐसे कोई लोग हों जिन्होंने कोई इस मामले में कोताही बरती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए जा चुके हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि कानपुर में जिस तरह से एक ACP का नाम सामने आया, एक SHO का नाम सामने आया, उनसे भी इस एंगल से पूछताछ की जा रही है कि कहीं वो कहीं ना कहीं दंगाइयों से कोई बातचीत रखे हुए थे, संबंध बनाए हुए थे, और ऐसे में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में रहा, वैसा ही अब तत्काल आपको दिखाई देगा।
कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश में ओवैसी जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के मंसूबे बेशक सफल हो जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते ये कतई संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई षड्यंत्रकारी अपने जो उनके विचार हैं, अपना जो षड्यंत्र है उसको सफल करने में कामयाब हो जाए। वंदे मातरम।